मेरे पास में ये एक क्वेश्चन पेपर है जिसे आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया तो समझ लेना कि हिंदी का पेपर आपका पास हो गया। ठीक है, अभी आप देखेंगे, देखो मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसको एडिट करके यहां पर लगा दूंगा, बाद में वीडियो के अंदर अच्छे से देख लेना। इसमें पहला क्वेश्चन है ना आपका, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। 6 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, और 6 क्या करने, 6 के 6 ही करने हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन आप देखोगे, लिखा हुआ है कि उनको प्रणाम कविता में कवि ने किन लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट किया है। 15 से 20 शब्दों में जवाब देना है। तो हमने ये कविता पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा कि जो कवि है उसने इस कविता के अंदर उन लोगों के प्रति आदर प्रकट किया है, यानी कि आदर भाव प्रकट किया है कि जिन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और कड़ा संघर्ष भी किया, लेकिन किसी कारणवश वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। ऐसे ही लोगों को यहां पर जो कवि है आदर भाव प्रकट करने की लिए कहता है। इसका जो उत्तर है तो लिखेंगे कि उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट करने की बात कही है, जिन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष किया, परंतु किसी कारणवश वे अपनी उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सके। समझ गए? इस तरीके से आपने जवाब लिख देना है कि उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट करने की बात कही है, जिन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष किया, परंतु किसी कारणवश वे अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो सके। बात समझ में आ गई? चलिए जी, पहले क्वेश्चन का तो आपको जवाब मिल गया। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है आपका, से जगाओ कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने सूरज को मनुष्य को जगाने का काम क्यों दिया है। यहां पर क्वेश्चन नजर आ रहा है ना आपको? अभी नहीं आ रहा होगा, जब एडिट करूंगा तब नजर आएगा। ठीक है, हाँ, अब इसका जवाब देंगे। तो उत्तर है दूसरे का। कि इसे जगाओ कविता में कवि सूरज से मनुष्य को जगाने का आग्रह इसलिए करता है ताकि वह समय पर जाग जाए, अर्थात समय की कीमत को पहचाने
अन्यथा वह दुनिया के मुकाबले में पीछे रह जाएगा। ये आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था इस कविता के अंदर कि कवि कहता है कि अगर मनुष्य समय पर नहीं जागा, यानी कि अगर मैं अवसर को चूक गया तो दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा, और जब वह दुनिया के मुकाबले में पिछड़ जाएगा तो उनका साथ पाने के लिए फिर घबरा कर भागेगा। अब यहां पर भागने में दो तीन चीजें बताई थी, घबरा के भागना अलग है और क्षिप्र गति अलग है। समझ रहे हैं? क्षिप्र गति क्या होती है? जो सही समय में सजग हो, यानी कि जो अवसर को ना चूकता हो। तो उसी से रिलेटेड हमने यहां पर जवाब लिख दिया है कि इसे जगाओ कविता में कवि सूरज से मनुष्य को जगाने का आग्रह इसलिए करता है ताकि वह समय पर जाग जाए, अर्थात समय की कीमत को पहचाने, अन्यथा वह दुनिया के मुकाबले में पीछे रह जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको जवाब देने हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री के अनुसार हमें किसकी चित्कार महसूस करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। हमने एक कविता पढ़ी थी, कविता का नाम क्या था? बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो हमने पढ़ा इसके अंदर कि भाई जो पेड़ हैं वो है ना, वो क्या है, उनके हजारों हजार जो हाथ है वो अपनी रक्षा के लिए क्या है, चीख पुकार कर रहे हैं। चमकती हुई कुल्हाड़ियों को देख करके उन्हें डर लग रहा है कोई हमें काट ना डाले। हमने देखा जो नदियां हैं वो मुंह ढांक करके रो रही हैं रात के अंधेरे में, है ना। हमने ये भी पढ़ा कि जो हवा है वो खून की उल्टियां कर रही है घर के पिछवाड़े में। कहने का मतलब कि जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित करने में जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो हम ही लोगों ने निभाई है। तो उसी से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री के अनुसार हमें किसकी चित्कार महसूस करनी चाहिए और क्यों। तो चित्कार किसकी थी उसमें? पेड़ पौधों की, यानी कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो क्या होगा? कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेंगी, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि। समझ में आ गया? क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। जवाब आप अपनी ही तरीके से दो, आसान से आसान तरीके से, ताकि आप जवाब दे भी पाओ और एग्जामिनर आपकी बात को समझ पाए। मार्क्स पूरे मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप मुश्किल शब्दों का प्रयोग करें। बेटा जरा ये कपड़ा उठाओ, जरा पहुंचने से रहने दो, आप नहीं हो पाओगे, झुक पाओगे, हम ही झुक लेते हैं। चलिए जी, तीसरे का भी जवाब देते हैं। वैसे तो मैंने दे ही दिया, लिखकर बता देता हूं कैसे, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख, उत्तर है तीसरा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। कविता के आधार पे हमें पेड़ पौधों की चित्कार सुननी चाहिए, अर्थात उन्हें बचाना चाहिए, उन्हें बचाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जन्म लेंगी, जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि। बात समझ में आ गई अच्छे से? किसी भी प्रश्न का जवाब मुश्किल नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, बहुत आसानी से आप उस सवाल का जवाब दे सकते हो। समझ गए? मुश्किल आप खुद बना लेते हो, मुश्किल बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए
अब अगला प्रश्न का जवाब देंगे। ये लिख लिख करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके अंदर का जो डरा हुआ विद्यार्थी है ना वो मजबूत हो जाए और आपके अंदर एक हिम्मत आ सके किसी भी सवाल को हल करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कवि जयशंकर प्रसाद के लो ये लतिका भी भरलाई कथन में कौन सा अलंकार है? हमने एक कविता पढ़ी थी ना जयशंकर प्रसाद की, कौन सी थी? बीती विभावरी जागरी। तो उस कविता के अंदर ठीक है एक लाइन आती है लो ये लतिका भी भरलाई। अब पूछा कि इस कथन में कौन सा अलंकार है? मैंने पढ़ाया था कि जब प्रकृति को मानव रूप में दर्शाया जाए तो कौन सा अलंकार बनता है? तेज बोलो, फिर तेज बोलो, बस दो को ही पता है। दो तीनों की आवाज सुनकर के भी बहुतों का कॉन्फिडेंस लेवल जो ना बिल्कुल गिरा हुआ है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूं कि प्रश्नों का जवाब कैसे देना है, करना आप नहीं है। अगर जब तक अंदर से हिम्मत नहीं आएगी ना, अंदर से जोश नहीं आएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो जवाब मिलना चाहिए। अगर बोला गया कि भाई कौन सा अलंकार, तो आवाज तेज होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। हाँ बेटा, रोटी नहीं खाते? रोटी नहीं खाते? तबीयत ठीक नहीं है। तुम नहीं खाते? गुटखा खाते हो? तो तेज आवाज बुलंद करके कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। तो चलिए जी, अब देखो 15 से 20 शब्दों में जवाब देना है ना। कैसे करेंगे? उत्तर में लिखेंगे। जवाब देना बहुत आसान है, मुश्किल थोड़ी है। अब लिख देंगे जो लिखा हुआ है उसी में से कुछ शब्द तो इसी में से ले लेंगे। तो लिखेंगे कि लो यह लतिका भी भर लाई, भी भर लाई में मानवीकरण अलंकार है। बात समझ में आ गई? लो यह लतिका भी भर लाई में मानवीकरण अलंकार है। या आप लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा और भी बड़ा बना सकते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता, क्या नाम था कविता का? बीती विभावरी जागरी में लो यह लतिका भी भर लाई में मानवीकरण अलंकार है। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिए जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारे समाज में आजादी को किन संदर्भों में देखा जाता है? एडिट करके लगाऊंगा, यहां से पढ़ लेना, ठीक है? कविता के आधार पर लिखिए। अब हमारे समाज में आजादी का जो अर्थ है वो किस संदर्भ में देखा जाता है? बताइए फटाफट। पढ़ा तो रखा है लेकिन वही ना, आप सिर्फ पढ़ते हैं, चीजों को समझते नहीं है। जिस दिन समझने लग जाओगे ना, ये तुम्हें मजाक लगने लगेगा सब कुछ, और जब तक समझोगे नहीं ये चीज तुम्हारा मजाक बना देगी। लिखा हुआ है कि हमारे समाज में आजादी को किस संदर्भ में देखा जाता है? आप बताओ बेटा, आपके हिसाब से आजादी आप किस चीज को समझते हैं? हमारे हिसाब से आजादी क्या नाम है, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, इसी चीज को आजादी मानते हैं। वेरी गुड। घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, कोई हमको रोके टोके ना, जो मेरा मन करे मैं वही करूं, है ना? इसी को तो आजादी समझते हैं। हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा, शागिर्द भी इसी चीज को आजादी समझता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं सीधे शब्दों में बात कहूं कि अपने कर्म से आजादी ही, अपने कर्म से मुक्ति ही असली आजादी मानी जाती है हमारे समाज के अंदर। हमारे समाज में हर व्यक्ति ये समझता है कि उसे उसके कर्मों से अगर मुक्ति मिल जाए तो व्यक्ति आजाद है। समझ रहे हैं? या तो आप ऐसे लिख देंगे, अदरवाइज जो भी आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से लिख देंगे, क्योंकि अभी आप जो सोच रहे हैं ना आजादी का मतलब, वही यहां पर लिखना है, ठीक है? तो लिखेंगे, उत्तर है आपका हमारे समाज में आजादी का अर्थ अपने कर्मों से मुक्ति के संदर्भ में लगाया जाता है। ठीक है जी? हमारे समाज में आजादी का अर्थ अपने कर्मों से मुक्ति के संदर्भ में लगाया जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर मुझे मेरे कर्मों से मुक्ति मिल जाए
तो मैं आजाद हूं। समाज का हर एक प्राणी यही समझता है। लेकिन असल में क्या है, असल में हमने पढ़ा कि जो क्या कहते हैं उस्ताद था, वो अपने शागिर्द को बताता है कि अपने कर्म से मुक्ति असली आजादी नहीं है, बल्कि अनिवार्य कर्म को पूरा करना ही आजादी है। पढ़ा था ना आप लोगों ने। बस, तो इसका इतना ही जवाब देना, जितना पूछा उतना, ठीक है। ज्यादा फालतू जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं कि कवि वृंद ने जड़मति होत सुजान दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है। तुम्हारे ऊपर ये सवाल हमने पढ़ा था ना, दूसरा चैप्टर दोहे, उसमें कवि वृंद थे जिन्होंने कहा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो विद्यार्थियों के संदर्भ में, यानी कि विद्यार्थी को संदेश दिया उन्होंने इस दोहे के माध्यम से, जिसमें लिखा हुआ क्या, जड़मत हो तो सुजान। क्या अर्थ है इसका, जड़मत हो तो सुजान का? तो आपने जवाब देना है कि कवि वृंद ने जड़मत हो सुजान दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया है कि अगर वह बार बार अभ्यास करे तो बुद्धिमान बन सकता है। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बुद्धिमान ना बन सके। जिस तरह कुएं के पाट पर एक रस्सी के बार बार रगड़ लगने से अगर गहरा निशान पड़ सकता है, तो यदि व्यक्ति बार बार अभ्यास करे, बार बार अभ्यास करे, तो वह भी बुद्धिमान बन सकता है। यही तो जवाब था, यही लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे किस तरीके से, पहले से इसे मिटा लें जरा। उत्तर कवि वृंद ने यह संदेश दिया है कि यदि व्यक्ति बार बार अभ्यास करे तो वह भी विद्वान बन सकता है। समझ गए? जो आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर में था। 15 से 20 शब्दों में जवाब देना था, ठीक है। हमने सारे के सारे जवाब दे दिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि के नाम का उल्लेख करें, ठीक है। और काव्यांश का काव्य सुंदर बताएं। इसमें 2 दिए गए, कोई भी एक करना है। हम भी एक ही कर देंगे क्योंकि समय की विडंबना है। फटाफट फटाफट सारा क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और क्लास को दिखा के करेंगे क्या, आप लोगों को समझ में आ जाए और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। जिसको वाकई पास होना, चीजें समझनी है, तो वो तो पूरा देखेगा देखेगा, और जिसे पूरा नहीं देखना, कुछ करना नहीं है, टाइम पास करना है, तो उसे देखेगा, स्किप करेगा, आगे निकल लेगा। समझ रहे हैं? तो हर कोई मेहनत तो पूरी पूरी करता है अपनी टीचर के बच्चों को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर समझ में आए। अब डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो उसे ग्रहण करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है भाई, ठीक है। हम जवाब देंगे दूसरे प्रश्न का। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में, यहां पर आपको एडिट करने के बाद नजर आएगा। लिखा हुआ है कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ये दोहा किसने लिखा था, किस कवि का दोहा है ये? संत कबीर जी का। संत कबीर जी ने कहा था कि निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। अर्थात संत कबीर जी कहते हैं कि जो निंदक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, हमें उसे अपने से दूर नहीं बल्कि अपने पास आंगन में कुटी छबाकर रखना चाहिए, क्योंकि एकमात्र वही ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अंदर की बुराइयों को दूर कर सकता है, वो भी बिना पानी और साबुन के। समझ रहे हैं? यही तो जवाब था, यही लिखना है आपको, ठीक है। तो लिख देंगे। अच्छा, प्रसंग इसमें लिखा हुआ है काव्य सौंदर्य, कोई बात नहीं, 2 चीजें लिख देनी है आपको इसमें, प्रसंग भी लिख देना, ठीक है। पहले आप प्रसंग लिखेंगे ऐसे करके, समझ रहे हैं, कि प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित
दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। बात समझ में आ गई। उसके बाद होगा आपका काव्य सौंदर्य। क्या हो गया? काव्य सौंदर्य। अब काव्य सौंदर्य में इसका अर्थ स्पष्ट कर देना, बात खत्म हो जाएगी। तो लिख देना, संत कबीर कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने पास आंगन में कुटी छवाकर रखना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति हमारे मन की या अंदर की बुराइयों को दूर करके उसे बिना पानी और साबुन के निर्मल बना देता है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से जवाब देने आपको भी, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। अर्थ निकाल लो, जो भी आप अर्थ समझ रहे हैं वही तो जवाब है। समझ गए? चलिए जी, दूसरे का भी जवाब आ गया हमारे पास। पता है आपको कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। कितने का? 5 का। और पहला 1-1 नंबर में 6 नंबर का, 6 5 11 नंबर कंप्लीट हो गए आपके। बात समझ में आ रही है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है एमसीक्यू टाइप, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। वो ज्यादा स्पीड में बोल दिया मैंने, ठीक है। बाकी यहां पर मैं एडिट करके क्वेश्चन पेपर लगा दूंगा, उसमें धीरे धीरे पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। कबीर के अनुसार मनुष्य की पहचान किससे होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कुल, दूसरा है वर्ण, तीसरा है कर्म और चौथा है जाति। वेरी गुड, तीसरा कर्म, ठीक है। क्योंकि संत कबीर ने कहा था कि यदि व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल खानदान में हो जाए और उसके कर्म और आचरण अच्छा ना हो, तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र बन जाता है जिस तरह शराब से भरा हुआ सोने का पात्र संत होते हैं, जो साधु होते हैं, उनकी नजर में निंदनीय होता है। बात समझ में आ गई? तो इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन सी, कर्म। देखो ये जो उत्तर है ना आपका, ये आपका उत्तर है तीसरे का क, ऐसे लिखना है, ठीक है भाई। तीसरे का क है ना, और इसका ऑप्शन क्या है आपका? सी। और साथ में लिख भी देना कैसे करके, ऐसे, कर्म। ऐसा मत करना खाली ऐसे लिख के छोड़ दो, साथ में लिखना भी है क्या है। समझ में आ गई बात? अब दूसरा प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि आवाहन कविता के माध्यम से कवि किसे जगाकर कर्म और संघर्ष करने की प्रेरणा देता है? 4 ऑप्शन है, अंग्रेजों को, जनता को, पशु पक्षियों को या प्रकृति को। आवाहन कविता हमने पढ़ी थी ना, तो किसको किसको वो क्या कहते हैं, संघर्ष करने की प्रेरणा देता है? भाई जनता को देता है। वो बताता है कि दुनिया आज तरक्की कर रही है और निरंतर करती जा रही है, बहुत आगे निकल गई, और हम जो है भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। हम सोच रहे हैं पता नहीं कब हमारे भाग्य बढ़िया होगा और तब कहीं जाकर के हम भी आगे तरक्की करेंगे। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर कर्म का पाठ पढ़ाने की बात किसने कही है? कवि ने। किससे कही है? भारत की जनता से। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका? दूसरा, यानी कि बी। तो आप लिखेंगे उत्तर तीसरे का ख, और इसका ऑप्शन है
बी, क्या ऑप्शन है बी, जनता। बात समझ में आ रही है? इसी जो क्वेश्चन पेपर यहाँ मैं लगाऊंगा ना, देखते जाना, मैच करते जाना। अच्छा अब आ जाओ जी क्वेश्चन इसका तीसरे का, कौन सा वाला, ग। तीसरे के गा के अंदर देखो जरा, लिखा हुआ है कि आजादी कविता के आधार पर बताइए कि शागिर्द ने किसे आजादी नहीं कहा। शागिर्द ने किसे आजादी नहीं कहा? तो आजादी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा नन्हे से बछड़े का जिक्र हुआ है। ऑप्शन बी है चिड़िया, इसका भी जिक्र हुआ है। तीसरा ऑप्शन है रेलगाड़ी, इसका भी जिक्र हुआ है जो उत्तर दिशा की ओर दौड़ी चली जा रही है। चौथा है हवाई जहाज, हवाई जहाज का जिक्र इसमें था नहीं। और क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि आजादी कविता के आधार पर बताइए कि शागिर्द ने किसे आजादी नहीं कहा, यानी कि हवाई जहाज। समझ रहे हैं? सीधा सीधा जवाब मिलना है हमको। तो ये ऑप्शन डी, हवाई जहाज। हाँ बेटा जल्दी निकल जाओ फटाफट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे का करेंगे घ। लिखा हुआ है कि चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में कवि ने अलसी के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? हमने एक चैप्टर पढ़ा था चंद्रगहना से लौटती बेर, है ना? तो उसमें अलसी का भी जिक्र हुआ था। तो अलसी के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया गया, वो विशेषण क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हठीली, दूसरा है लाल, तीसरा है गर्बीली और चौथा है मोटी। हठीली है ना, देह की पतली कमर, नहीं कैसे था, ऐसी था ना, देह की पतली है कमर की है लचीली, दे दूं हृदय का दान उसको जो छूले मुझको, ऐसी कुछ करके था ना। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि हठीली, है ना। पतली लड़कियां जो होती है ना हठीली बहुत होती हैं, दिमाग से भी और वैसे भी। तो मैं नहीं कह रहा। अगला प्रश्न देखो भाई, तीसरे का ड, तीसरे का ड लिखा हुआ है कि इसे जगाओ कविता के आधार पर क्षिप्र शब्द का आशय समझाइए। क्षिप्र शब्द का, अभी जब हम एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे ना 15 से 20 शब्दों में, वहां पर भी मैंने इसका जिक्र किया था कि घबरा के भागना अलग है ना, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वो है जो सही समय में सजग हो, यानी कि जो अवसर को ना चूकता हो। अब देखो इसके अंदर ना ऑप्शन भी ऐसे बन के आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है जो हमेशा सोता रहता है, दूसरा है जो किसी की नहीं सुनता है, तीसरा है जो सपने देखता है और चौथा है जो अवसर को नहीं चूकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन है? चौथा ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड, यानी कि ऑप्शन डी, जो अवसर को नहीं चूकता। बात समझ में आ गई? ये लो जी, पांचों के जवाब आ गए, 5 नंबर का ही हो गया। समझ रहे हैं? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। पेपर भाड़ देना पूरा, टाइम मत लगाना कभी पेपर तुम देख करके और बैठे रहो ऐसे करके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। जितना भी मैं करा रहा हूं ये तो करना ही करना है, इसके अलावा अपनी तरफ से भी करने हैं। कई बाद में को जो आपने बताया उसमें से थोड़ा बहुत आया, जितना मैं बता रहा हूं ना वो उस बेस पर बता रहा हूं जो पेपर आपसे पहले पूछा गया है। ये सन 2019 का क्वेश्चन पेपर है जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ये पहले पूछा जा चुका है, तो ये तो करना ही करना है। इसके अलावा जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, वो भी साथ में करने हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए आप लोगों से, और पहले उसी क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन आपको आता है अच्छे तरीके से, जो आसान हो और ज्यादा नंबर वाला हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें देखो एक क्वेश्चन है ना, चौथा नंबर का क्वेश्चन, इसे हम बाद में करेंगे। 5वें नंबर वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे। मैं टिक लगा देता हूं जो बाद में बताने हैं। पहले मैं उन क्वेश्चन को आपको बताता हूं, फटाफट, तो थोड़े से आसान है, ठीक है, और जल्दी आप कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। मुश्किल जो क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उन क्वेश्चंस को आप बाद के लिए रखना, समझ गए, ताकि क्वेश्चन जो आते हैं आपको वो छूट ना जाए। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो पहले कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में ये दिक्कत होती है, वो लाइन से क्वेश्चन करने की कोशिश करता है और जो क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसमें बैठा ही रहता है, कैसे करूं जब तक समय निकल जाता है, और आगे के जो क्वेश्चन होते हैं आते हुए वो कर नहीं पाता, छोड़ देता है। तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, ज्यादा मार्क्स के हैं और आसान है। अब देखिए इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है जी।
पेपर तो मैं आपको पूरा ही सॉल्व कराऊंगा, ये जो छोड़ रहा हूं ना ये दूसरे पार्ट में बनाऊंगा मैं। पहले पार्ट में तो सिर्फ वही रखूंगा जो आसान से और आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना आता है, थोड़ा सा पढ़ना आता है, थोड़ा सा लिखना आता है, तो जो भी मैं करा रहा हूं पार्ट 1 के अंदर, यानी कि इस वीडियो जो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इस पार्ट 1 में आराम से पास हो सकते हो आप। दूसरे पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले पार्ट में पास हो जाओगे आप। क्योंकि पेपर कितने नंबर का आएगा? 100 नंबर का। पास कितने वाला होता है? 33 वाला। तो जो ये सोचकर बैठा हुआ है ना कि मेरे पूरे साल भर पढ़ाई नहीं हुई और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा, जो भगवान के भरोसे जा रहा हो, वो बच्चा भी पास हो सकता है और बड़े आसानी से हो सकता है। क्योंकि देखो 20 नंबर का तो आपका होता है असाइनमेंट, जिसे TMA भी बोलते हैं। 20 नंबर का होता है, आप सब लोगों ने सबमिट करा दिया है, ठीक है। तो मान के चलो हम ज्यादा नहीं माने तो 20 में से 10 तो आएंगे ही आएंगे। आने को 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, 20 के 20 आ जाए, समझ रहे हो? 10 तो आएंगे ही आएंगे, यानी कि समझ के चलो कि 10 नंबर आपके TMA में आएंगे आएंगे। और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 33। और आपका जो थ्योरी एग्जाम है TMA को अगर हम हटा दें तो आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स लेकर के आने हैं? मैक्सिमम क्या को मिनिमम कहूंगा मैं, मिनिमम कम से कम मार्क्स लेकर आने हैं आपको 26। कितने? और इस पार्ट 1 के अंदर हम जितना कुछ कर रहे हैं उसमें 26 से तो कई ज्यादा नंबर आ जाएंगे, 26 से कई ज्यादा नंबर आ जाएंगे। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो 26 भी अगर आते 30 नंबर तो ले ही आओगे यार। 30 ये 10 वो 40 नंबर, ऐसी 40% बन जाएगी। लेकिन बात पास होने की नहीं है, बात है ज्यादा नंबर लाने की, ठीक है। आप 90 प्लस करो, 90 प्लस भी हो सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे करते रहे ना, किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें 90 प्लस क्रॉस करने से। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी हम तो आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन तो यहां देखना, एडिट करके लगाऊंगा, ठीक है। चलो जी, ये भी ऑप्शन वाली है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बालक किशोर ने बहादुर को डंडे से क्यों मारा? आपने चैप्टर पढ़ा है ना बहादुर, दिल बहादुर, नाम तो दिल बहादुर था उसका, लेकिन निर्मला ने बड़े ही प्यार से उसके दिल नाम में से दिल हटा दिया, सिर्फ बहादुर बहादुर रह गया है। बताओ, बिना दिल का बहादुर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है किशोर, और वो किशोर ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा पात्र है जो शानो शौकत का कायल था। क्योंकि जब बहादुर घर में आता है नया नया तो उसे क्या समझा देता है? सुन बे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, अगर एक भी काम छूटा तो मारते मारते होलिया टाइट कर दूंगा। ये शब्द बोले थे बहादुर को। बहादुर समझ गया इस घर में किसी का काम होना हो, इस एड़े आदमी का काम पहले करना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा उस एड़े आदमी का काम करना भूल गया। क्या भूल गया था? साइकिल साफ करना। और फिर इसको डंडे से मारा गया। किसने मारा? किशोर ने। तो उसी को बढ़िया क्वेश्चन बनाया कि बालक किशोर ने बहादुर को डंडे से क्यों मारा? तो खाना ना मिलने पर, दूसरा ऑप्शन है कपड़ों की धुलाई ना होने पर, तीसरा है साइकिल की सफाई ना होने पर, और चौथा है शरीर पर मालिश ना करने पर। साइकिल की सफाई ना होने पर। देखा, सवाल में ही जवाब है, बस थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ये है क का ऑप्शन नंबर सी। साइकिल की सफाई ना होने पर, ना होने पर, समझ में आ गया? अब देखिए जी, उत्तर 8वें का ख लिखा हुआ है, गिल्लू पाठ के आधार पर बताइए कि हमारे पुरखों को धरती पर किस जीव के रूप में अवतरित होना पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, गरुड़, काक, हंस और मयूर। काक बोले तो कौआ। आम दिनों में तो हम पत्थर मार के भगा देते हैं, बच्चे ही भगा देते हैं, है ना। लेकिन जब आपका श्राद्धों का महीना आता है तब हम क्या करते हैं? कौ बुलाते हैं, आओ आओ प्रभु, आप हमारे घर के पित्र हैं, उन्हें खाना वाना खिलाते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि जो हमारे पुरखे हैं ना, वो धरती पर जो अवतरित होते हैं वो कौए के रूप में होते हैं। किसके? बोले तो काक। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, गरुड़, काक, हंस और मयूर। तो ऑप्शन क्या आएगा? बी, काक। बात समझ में आ गई? चलिए जी, अब बात आती है तीसरे नंबर की, इसका ग।
लिखा हुआ है मदर टेरेसा कहां नौकरी कर रही थी। देखो कितना आसान सवाल पूछा है, मदर टेरेसा कहां नौकरी कर रही थी। 4 ऑप्शन दिए, कलकत्ता के नर्सिंग होम में, एक अस्पताल में, रॉबर्ट नर्सिंग होम में, या रॉबर्ट मशीनरी होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में, बहुत ही आसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट नर्सिंग होम। बात समझ में आ गई। अब देखिए आपका घ, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कल्पना चावला ने अपनी कक्षा की परियोजना में किस ग्रह को दर्शाया। हमने पढ़ा था तो उसने अपनी परियोजना में किसको दिखाया था, मंगल ग्रह को, और वहीं से वो इंस्पायर हुई और वहीं से उसने प्रण कर लिया कि मुझे आगे जाकर के एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है ना, स्पेस में जाना है रिसर्च करने के लिए। और उसने एक दिन वो सब कर दिखाया जो वो चाहती थी, जबकि वो सामान्य परिवार में पली बड़ी थी। तो इतना ज्यादा गहराई में जाना नहीं है, वह आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन में जो पूछा गया बस उस पर ध्यान देंगे। कल्पना चावला ने अपनी कक्षा की परियोजना में किस ग्रह को दर्शाया था, मंगल को। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में ये देखो मंगल लगाएं, मंगल है तो सवाल ही गलत है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी मंगल। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी मंगल। बात समझ में आ गई। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान लगने लगेगा, मजाक लगने लगेगा, वरना आप स्वयं मजाक बन जाएंगे। इसका ड क्वेश्चन पूछा गया, फीचर में किसका होना अनिवार्य होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूचना, स्रोतों की जानकारी, फोटो, संपादक के विचार। तो हमेशा याद रखना फीचर के अंदर स्रोतों की जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने पढ़ा भारत की ये बहादुर बेटियां, तो उसके अंदर 2 कैरेक्टर के बारे में हमने पढ़ा, एक कल्पना चावला और दूसरा बचेंद्री पाल। तो उसमें हमने जितना ही पढ़ा तो स्रोतों की जानकारी के आधार पर यह फीचर लिखा गया था। भारत की बहादुर बेटियां क्या एक फीचर है, समझ में आ गया। उसमें सारे स्रोतों की जानकारी थी ना, कि वो कहां पर पली बड़ी, कहां पर पैदा हुई, बाप क्या था, माँ कौन थी, कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, सारी चीजें थी, यानी कि सभी स्रोतों की जानकारी थी। तो स्रोतों की जानकारी के आधार पर जो लिखा जाता है उसे फीचर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्रोतों की जानकारी। बात समझ में आ गई। चलिए जी, अब डा के बाद में अगला क्वेश्चन है आपका च। इस च क्वेश्चन में पूछा गया, सुखी राजकुमार की प्रतिमा में आंखों के स्थान पर क्या लगे हुए थे। 4 ऑप्शन है, 2 हीरे, 2 चमकदार पन्ने, 2 चमकदार नीलम, 2 सोने के सिक्के। वेरी गुड, ऑप्शन सी 2 चमकदार नीलम, चमकदार नीलम। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 के 6 के 6 क्वेश्चन हो गए, 6 नंबर आपके ये हो गए। शुरू से लेकर अब तक जितना भी हमने किया है नंबर जोड़ते चले जाना। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। देखो भाई 12वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश दिया जाएगा आपको, वैसे तो आपको 2 दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक ही कराऊंगा, दोनों नहीं कराऊंगा, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हिंदी की दोनों किताबें हम पढ़ चुके हैं, सारी स्टोरी पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, करना कैसे है वो यहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसको मिटा लेते हैं भाई। जैसे जैसे मैं करा रहा हूं ना एग्जाम के अंदर आपका बिल्कुल ऐसे ऐसे आएगा। देखिए भाई उत्तर नंबर 12वां,
12वें का जवाब हम देंगे। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा, क्वेश्चन पेपर यहाँ एडिट करके लगाऊंगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा अभी आपको, ठीक है? हाँ, बाद में दिखाई देगा। गर्मी बहुत हो रही है और हमारी जुल्फे जो है ना बार बार नीचे आ रही है, आज इन्हें कटवा देंगे। लिखा हुआ है कि अरे वो सब झूठ है, मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाश छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हौंड रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने नहीं देता। ये आपका एक गद्यांश है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन के जवाब आपको इसी गद्यांश में से देने होते हैं, ठीक है? अभी जो कुछ हमने पढ़ा, इसे पढ़कर पता लग गया अरे ये गद्यांश तो बहादुर कहानी से है, और बहादुर कहानी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो पहला ही प्रश्न लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है? तो पाठ का नाम तो आप सबको ही पता है, तो आप बताइए लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। इसका जो पहला आंसर है आपका क, लिखा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो देखो क्या क्या लिखेंगे? पाठ, पाठ का नाम क्या है? बहादुर। और लेखक, लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। ये नाम याद रखना भी हर चैप्टर का, और चैप्टर के लेखक का और जो कवि होगा उसका। अब इसमें दूसरा प्रश्न है ख, लिखा हुआ है कि निर्मला ने रिश्ता के किस प्रपंच को उजागर कर दिया? तो देखिए इस दूसरे प्रश्न का जवाब ना आपको पहले मिल जाएगा। पहली लाइन में लिखा हुआ है, यहां पर पढ़ लेना बाद में, कि मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग कुछ बच्चों को देना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं, ठीक है? क्या लिखेंगे? लिख देंगे कि निर्मला जान गई थी, निर्मला जान गई थी कि उसके रिश्तेदार बच्चों को कुछ नहीं देना चाहते थे, ठीक है? और क्या लिखा है इसमें? इसलिए वे अपनी गलती छिपाने के लिए, गलती छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रहे हैं। बात समझ में आ गई? गद्यांश के अंदर ही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि गद्यांश की भाषा शैली की दो विशेषता लिखिए। अब इस गद्यांश की भाषा शैली कैसी है बताइए? आम बोलचाल वाली भाषा है ना? स्थानीय भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव जैसे शब्दों का या देशज जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसका तीसरे का भी जवाब हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दो विशेषता पूछी है ना, तो दो ही लिख देंगे। ग भाषा शैली है ना, एक नंबर। जो भी सीखो वही लिखना है, समझ रहे हैं? लिख देना इस पाठ में आम बोलचाल व स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरे में क्या लिख देंगे? देशज तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है।
बात खत्म। समझ में आ गया? लो जी, इसका भी काम खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। पहला जो क्वेश्चन था वो 1 नंबर में था, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर में है। आसान है कि नहीं है? चलिए जी बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। दूसरे पार्ट के लिए थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बचेंगे बस हमारे पास। पास तो मैं आपको पहले वाले पार्ट में कर दूंगा, इसमें ही टेंशन ना लो। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। कितने का? मुझे लगता है कि शायद हम 50 नंबर क्रॉस कर चुके हैं अब पहले पार्ट के अंदर ही। पास होना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार देख लेना, अच्छी तरह समझ लेना। देखना ना देखना तुम्हारा काम है, मेरा काम था कराना है। ठीक है, और तुम्हारा काम करना है। पेपर मैंने तो देना नहीं है, तुम नहीं देना है, वरना कंपार्टमेंट के बाद फिर से मुलाकात होगी। समझ रहे हैं? और इसके बाद मैं यही सब दोबारा से फिर पढ़ाऊंगा। अगर तैयार हो दोबारा से पढ़ने के लिए तो ध्यान मत देना, और तैयार हो इसे पास करने के बाद अगली कक्षा में जाने के लिए तो कमर कस लेना। इसमें 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। ठीक है, 10 नंबर का है। फिर बोलूंगा, क्वेश्चन पेपर एडिट होने के बाद नजर आएगा। पहला क्वेश्चन है कि किसी एक समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर है आपका 14। लिखा हुआ है कि किसी एक समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तुलसीकृत अथवा यज्ञशाला। चलो हम यहां यज्ञशाला का कर लेते हैं, यज्ञशाला। ठीक है, तो विग्रह कैसे करेंगे? यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, इसमें किसका लोप हो रहा है? के लिए, इसलिए कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। बात समझ में आ गई? चलिए पढ़ते हैं आगे। ये सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है ना, और शायद मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है ना, तो ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं मिली जाएगी मेरे चैनल पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि संधि कीजिए। अब देखिए लिखा हुआ है मत जमा अनुसार। ठीक है भाई, तो इसका क्या हो जाएगा? मतानुसार। क्या हो जाएगा? मतानुसार। बात समझ में आ गई? एक है आपका राम प्लस ईश्वर, राम प्लस ईश्वर, तो इसका क्या होगा? रामेश्वर। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बेटा देखो जरा बोर्ड में पूरा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ कट तो नहीं रहा है ना? ठीक है। तीसरा है कि आ और परा उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। आ, एक तो आ उपसर्ग से बनाना है और दूसरा परा उपसर्ग से। ठीक है, तो देखो आ से क्या बनेगा? क्या बनेगा बेटे? उपसर्ग जो है ना वो पहले आता है, यानी कि आपने पहले क्या लिखा? आ। ठीक है, ये उपसर्ग हो गया। इसमें कुछ एक ऐसा शब्द ऐड कर दो, जोड़ दो, जिससे इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, एक शब्द ऐसा जोड़ना जिसका पहले से कोई मतलब होता हो, जिसे इसमें जोड़ने के बाद फिर परिवर्तन हो जाए। इसमें अगर हम जोड़ दें जीविका, तो आजीविका हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक एक बोला हुआ है ना, एक एक बोला हुआ है। अब देखो परा, पराक्रम। देखो एक क्रम का मतलब होता है कि नहीं होता है? हमने इस क्रम को किसमें जोड़ दिया? परा में, तो मतलब बदल गया पराक्रम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से उपसर्ग हमेशा देखो पहले, उपसर्ग में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, उसमें एक अलग से शब्द जोड़ा जाएगा जिससे परिवर्तन हो गया, अर्थ बदल जाए। क्लियर है? चलो जी ये भी हो गया। अब इसके बाद हमारा चौथा लिखा हुआ है आन प्रत्यय से 2 शब्द बनाइए। आन,
सुजान, वेरी गुड। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आन, ठीक है, एक मिनट रुको, ध्यान है नोबिता। अब देखो ये आन जो है ना, प्रत्यय में क्या होता है, बाद में आना चाहिए। सुजान, ठीक ठीक ठीक, आप बैठो बेटा, मैं अभी आता हूँ, बस थोड़ी सी वीडियो बनानी है, थोड़ी सी रह गई है, बैठो अभी आके मिलता हूँ। आन क्या हो गया, सुजान। और क्या हो सकता है, कितने शब्द बनाने थे इसके, एक ही है, दो बनाने में, दो और बताओ भाई। हैं, कल्याण, कल्याण बिल्कुल सही है, कल्याण, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो आन करके आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो पांचवा लिखा हुआ है, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, मिश्र वाक्य में बदलिए, मिश्र वाक्य में बदलना है, ध्यान देना, लिखा हुआ है क्या, किधर यार, साहसी विद्यार्थी उन्नति करते हैं, तो देखो कैसे बनेगा, जो विद्यार्थी उठाना भी इसको, जो विद्यार्थी साहसी होते हैं उन्नति करते हैं, वे उन्नति करते हैं। बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, पक्की बात है, ठीक है। आगे आ जाओ छठे नंबर पे, लिखा हुआ है सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो देखिए इसमें दो उपवाक्य हैं और बीच में जो और है ना, और ये योजक है, तो इसलिए क्या हो गया आपका, संयुक्त वाक्य हो गया। क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। यहां पर जब एडिट करके क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा ना, या उसमें से देख लेना, ये छठे नंबर का, इसमें जो लिखा हुआ है ना कि सूर्य छिपा और अंधेरा छा गया, तो बीच में ना और करके आ रहा है, और आपका योजक है, और इसमें एक उपवाक्य पहले लिखा हुआ है सूरज छुपा, और दूसरा बाद में लिखा है अंधेरा छा गया, इसलिए यहां पर ये कौन सा बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। जरा कपड़ा दो भाई। चलिए जी, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। सातवां प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो अनुकरण करने योग्य हो, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, क्या हो जाएगा, अनुकरणीय। चलिए भाई, ये तो हो गया इसका अनुकरण, अनुकरण जो अनुकरण करने योग्य, पहला, इसका पहला। इसमें दूसरा भी है, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, दिमाग पे जोर डालो, जहां पहुंचा ना जा सके, नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा, ये तो मैं खुद करना है। अरे कुछ तो जवाब दे दो भाई, कैसा जवाब दे दो, सूरज पे। अरे भाई यहां पर ना लिखा हुआ है, जैसे कि मान के चलो जो भगवान में आस्था ना रखता हो, इतनी बड़ी लाइन है ना, जो भगवान में आस्था ना रखता हो उसके लिए कैसा शब्द आता है, नास्तिक। तो इसी तरीके से यहां पर पूछा गया है। अब तुम कह रहे हो जो सूरज पर पहुंचना मुश्किल है, अरे सूरज पर तो कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, मर जाएगा पहुंचने से पहले पहले, ठीक है। तो इतना एडवांस दिमाग नहीं लगाना है, साइंटिस्ट वाला, वैज्ञानिकों वाला दिमाग नहीं लगाना है, हिंदी के हिसाब से दिमाग लगाओ भाई, समझ रहे। हाँ, तो इसका जवाब मैं बताऊंगा नहीं आपको, या आप खुद करना। आगे देखो, देखिए भाई आठवां है, लिखा है दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब लिखा हुआ है अग्नि अथवा सूर्य, दोनों में से किसी एक का लिख दो। मैं एक का बता देता हूं आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए भाई, 10वीं क्लास में हो। अग्नि,
अग्नि को हम क्या कहते हैं? अनल कहते हैं, ठीक है, आग कहते हैं, और क्या कहते हैं? ज्वाला और ज्वाला देवी। अनल, आग, पावक, ठीक है। हाँ, लेकिन दो पूछे ना तो दो ही लिखो, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा अब इसमें एक और है सूर्य, इसका खुद ही कर लेना, मैं नहीं करवा रहा, ठीक है। एक बता दूं सूर्य का क्या होता है? रवि, भानु, चलो दोनों ही ले लो, रवि, भानु, समझ रहे हैं? चलिए आगे आ जाओ। 9वां नंबर लिखा हुआ है, किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी अथवा उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, देखो कितना अच्छा मुहावरा वाक्य प्रयोग के लिए दिया गया है। आपने अक्सर ये कहते तो सुना होगा, जो छलिया किस्म के लड़के होते हैं, है ना, कि भाई उड़ती चिड़िया के पर गिर लेता है, ये चिड़िया कहां जाके बैठेगी। समझ रहे हो? यानी कि अधिक जानकारी रखने वाला, अधिक जानकारी रखने वाला, समझ रहे हैं? तो देखो कैसे बनेगा, यहां पर लिखा हुआ है ना, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो क्या लिखोगे? कुछ फनी सा लिख देते हैं। मेरे पिताजी राहुल को देखकर बोले, मैं उड़ती चिड़िया को देखकर पहचान लेता हूं कि वो कहां बैठेगी, कहां बैठेगी। समझ रहे हैं? ऐसे वाक्य प्रयोग कर देना। आपने कई बार देखा होगा ना कि कुछ लोग होते हैं, मान के चलो कोई बच्चा ही है, अपने पिताजी से या किसी और के पिताजी से आपने झूठ बोल रहा हो, लेकिन पिताजी को या उसके हमारे पिताजी को या उसके पिताजी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको अधिक जानकारी होती है, वो भांप जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो कैसे मुहावरे का प्रयोग करता है? वो ऐसे मुहावरे का प्रयोग करता है कि बेटे मेरे आगे ज्यादा ना बनो, मैं उड़ती हुई चिड़िया को पहचान लेता हूं कि वो कहां जाकर बैठेगी। बात समझ में आ रहा है अच्छे से? चलिए कपड़ा तो भाई ऐसे मिटाएं। एक आखिरी प्रश्न और है इसके अंदर, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। लिखा हुआ है कि वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। ये 10वां है, और जिसको शुद्ध रूप में लिखना है वो लिखा हुआ है, गुलाम अली खां का गाना आप कभी सुने हैं क्या? खतरनाक ही। गुलाम अली खां का गाना आप कभी सुने हैं क्या? ठीक है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं इस तरीके से, और ये गलत है। सही कैसे करके लिखना है इसको? सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बताओ क्या लिखा जाएगा? क्या आपने कभी गुलाम अली खां का गाना सुना है? ये क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। बात समझ में आ गई? ये 10 प्रश्नों के जवाब हो गए, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे बचे हुए हैं जिस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। वो हम इसके सेकंड पार्ट में उसको भी खत्म कर लेंगे। बात समझ में आ गई?